नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जंतु ऊतक के बारे में, एनिमल टिश्यू जिसे कहा जाता है। और आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझाऊँगा, क्योंकि इसमें हमने सारे जो भी चित्र इसमें लग सकते हैं, जहाँ पे चित्र की ज़रूरत है, सारे आपके एनसीईआरटी से लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं, ताकि आपको इस चैप्टर को, इस पार्ट को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, आप इसे इस तरीके से समझिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जंतु ऊतक हैं, ये आपके शरीर से संबंधित हैं। तो आप इसे एक पार्ट की तरह ना पढ़ के जानने की इच्छा से पढ़िए कि हाँ, मुझे जानना है अपने शरीर के बारे में कि किस तरीके से काम करता है। तो आपको न सिर्फ सारी चीज़ें समझ में आएँगी, बल्कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा आपका शरीर किस तरीके से काम करता है। और इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके चैप्टर में आता है, आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उम्मीद है आपने पकड़ रखी होगी और मेरे साथ-साथ आप भी प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाओगे। आपके पास है टॉपिक जंतु ऊतक क्या होता है, ठीक है? तो जंतु ऊतक मतलब होता है कि जो मनुष्य या जंतुओं की बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है, तो उसे बोला जाता है जंतु ऊतक। जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये फ्लो चार्ट बनाया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपकला ऊतक, दूसरा होता है पेशीय ऊतक, तीसरा होता है संयोजी ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक, ठीक है? तो जंतु ऊतक के 4 भाग हैं। पहला उपकला, दूसरा पेशीय, तीसरा संयोजी और चौथा तंत्रिका। अब जो उपकला है, अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये 5 प्रकार के होते हैं आगे। आपकी बुक में 4 दिए हुए हैं, बट एक्चुअल में 5 होते हैं। पहला होता है चपटा, दूसरा होता है घनाभ उपकला, तीसरा स्तंभाकार, चौथा सिली युक्त और पांचवा होता है ग्रंथीय उपकला, ठीक है? तो ये उपकला ऊतक के प्रकार हैं। दूसरा जो पेशीय ऊतक है, उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है धारीदार पेशी, जिसे हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। दूसरा होता है अधारी पेशी। ये जो धारीदार पेशी होती है, ये स्वैच्छिक पेशियां होती हैं। स्वैच्छिक मतलब जो हमारी मर्जी से चलती हैं। अधारी पेशी होती है, अस्वैच्छिक होती है। अस्वैच्छिक का मतलब होता है ये हमारी मर्जी से नहीं चलती है। और तीसरा होता है हृदय पेशी, जो हृदय में, हमारे दिल में, हृदय में पाया जाता है। फिर आपके पास है संयोजी ऊतक, जिसमें कुछ द्रव है, अस्थि है और उचित विशिष्ट हैं। द्रव में क्या है तो हम पढ़ेंगे, इसमें रक्त क्या होता है, लसिका हो गया, अस्थि, उपास्थि, ये सारी चीजें होंगी, ये अस्थि में आता है। वसायु ऊतक क्या होता है, लिगामेंट जिसे बंधन बोलते हैं, और कंडरा जिसे टेंडन बोलते हैं, ये क्या होता है। और अंत में हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जहां पे आप ये समझ पाओगे जंतु ऊतक, आपको समझ आया होगा जंतु ऊतक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास है कला ऊतक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? तो उपकला ऊतक होता क्या है? तो उपकला ऊतक जंतु शरीर का रक्षात्मक आवरण है। मतलब सबसे बाहरी जो लेयर होती है, सबसे बाहरी जो परत होती है, वो किसकी होती है? उपकला ऊतक की होती है। जो शरीर के बाहरी हिस्सों, कहां पर, जैसे त्वचा और आंतरिक अंगों व गुहाओं के स्तर का निर्माण करते हैं। मतलब जो भी हमारे आंतरिक अंग हो गए या जो गुहाएं हो गई, जैसे आंतरिक अंग मतलब हो गया हमारा पेट हो गया, हमारी आंतें हो गई, हमारा हृदय हो गया, तो उनकी लाइनिंग मतलब स्तर का निर्माण करती है। इसकी कोशिकाएं आपस में सघन रूप से जुड़ी होती हैं, मतलब बहुत नजदीक नजदीक होती है, सघन होती हैं। और इनके बीच में नगण्य अंतर कोशिकीय स्थान होता है, मतलब गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत चिपकी हुई होती हैं। सभी उपकला ऊतकों के नीचे एक अकोशिकीय आधार झिल्ली स्थित होती है, जो इन्हें नीचे मौजूद संयोजी ऊतकों से पृथक करते हैं। मतलब जितने भी ऊतक होते हैं, उनके नीचे सबसे जो बेस होता है, उस पर अकोशिकीय आधार झिल्ली होती है। मतलब एक बेस मेम्ब्रेन होता है, एक जो सबसे नीचे वाला भाग होगा, उस पर एक झिल्ली होती है, आधार की झिल्ली होती है, जो इसे अलग, मतलब जो भी ऊतक होंगे उनसे अलग करती है।
अब जो उपकला उत्तक होते हैं उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है सुरक्षा, मतलब ये यांत्रिक आघात हो गया, हानिकारक रसायन हो गए, या जीवाणुओं के संक्रमण से अंगों की रक्षा करता है। तो जो पहला काम होता है उपकला उत्तक का वो होता है शरीर की रक्षा करना। दूसरा अवशोषण और स्राव, आंतों की आंतरिक परत में पोषक तत्वों का अवशोषण और विभिन्न ग्रंथियों से एंजाइम और हार्मोन का स्राव करता है। मतलब जैसे जो भी हमने खाना खाया, जब वो खाना पच जाता है तो जो भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित करने का काम किसका होता है? उपकला उत्तक का होता है। ठीक है, मतलब जिस अंग में पाए जाते हैं, तो जैसे छोटी आंत में दीर्घ रोम पाए जाते हैं, तो उन्हीं में उपकला उत्तक होते हैं जो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। आगे है विनिमय और उत्सर्जन। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसों का विनिमय, मतलब क्या हुआ? जो हमारे फेफड़े होते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं, तो उसी की बात हो रही है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसों का विनिमय मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। और जो वृक्क होता है, मतलब जो किडनी होती है, इनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनका उत्सर्जन करना। तो ये काम होता है किसका? उपकला उत्तक का। उसके बाद आपके पास आता है जो उपकला उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इनके प्रमुख प्रकार है। पहला हो गया शल्की उपकला। शल्की उपकला का मतलब जिसे चपटी उपकला भी बोलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। चपटी उपकला है, इसे इसी का नाम होता है, दूसरा नाम है शल्की उपकला। तो संरचना कैसी होती है? ये अत्यंत चपटी होती है, पतली और टाइल जैसी कोशिकाओं का की एक स्तरीय परत होती है। आपको ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये, तो ये शल्की उपकला है। आपको दिख रहा होगा चपटा हुआ है, मतलब जैसे बहुत दबा हुआ है। स्थान कहाँ होता है इसका? तो जैसा आपको दिख रहा होगा रक्त वाहिकाओं के स्तर में, फेफड़ों की कोशिकाओं में, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये फेफड़े हैं, तो यहाँ पर मौजूद होते हैं ये वाले पार्ट में। ठीक है, और मुंह के स्तर में पाई जाती हैं जहाँ पदार्थ का विसरण होता है। ठीक है, और आगे है इसमें स्तरकृत शल्की, मतलब एक स्तरकृत शल्की होती है जब ये कोशिकाएं कटने फटने से बचने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। जैसे त्वचा हो गया, तो आपने देखा होगा त्वचा जब कभी कटती फटती है तो मतलब इसके अंदर से एक और त्वचा होगी, तो उस तरीके से ये अपने आप को व्यवस्थित कर देती है, तो उसे बोलते हैं हम स्तरकृत शल्की। तो ये था आपके पास पहला शल्की उपकला। तो आपको समझ आया होगा संरचना कैसी होती है, क्योंकि इसका नाम ही चपटी उपकला है, तो अत्यंत चपटी होती है, पतली और टायल जैसी कोशिकाओं की एक स्तरीय परत होती है। स्थान कहाँ होता है इसका? तो फेफड़ों की कोशिकाओं में हो गया और मुंह के स्तर में पाई जाती है। शल्कीकृत स्तरकृत शल्की का मतलब होता है जब ये कोशिकाएं कटने फटने लगती हैं तो इनसे बचने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास है घनाकार उपकला। तो घनाकार उपकला जो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये है घनाकार उपकला। संरचना कैसी होती है? तो घन के आकार की होती है। घन मतलब आपने जैसे कभी लूडो खेला होगा तो उसमें होता ना वो डाइस, पासा जिसे बोलते हैं हम, तो वही। स्थान कहाँ होता है इसका? स्थान और कार्य, तो वृक्क की नलिकाओं मतलब किडनी में होता है, और लार ग्रंथियों की नलिकाओं में स्थित होकर यांत्रिक सहायता या सहारा तथा स्राव का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी घनाकार उपकला। तो पहला संरचना क्या होती है आपको ध्यान रखनी है कैसी होती है, और दूसरा इनका स्थान कहाँ होता है, तो ये किडनी में पाई जाती है और लार ग्रंथियों में पाई जाती है। तीसरा आपके पास स्तंभाकार, आपको दिख रहा होगा जो स्तंभ के आकार का है, जैसे ये वाला हो गया, दिख रहा, तो ये स्तंभाकार है। संरचना कैसी होती है? तो खंबे जैसी लंबी कोशिकाएं जिनका केंद्रक आधार के पास होता है, यहाँ पर केंद्रक यहाँ नीचे होगा इसका। ठीक है, स्थान और कार्य क्या होते हैं? तो आंतों की आंतरिक परत में पाई जाती हैं, जहां मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य जो होता है वो पोषक तत्वों का अवशोषण हो गया और पाचक रसों का स्राव करना हो गया। तो ये है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पेट स्टार्ट होता है, तो ये होता है स्तंभाकार उपकला। अगला आपके पास है पक्षमाभि उपकला,
ये कैसा होता है? तो ये स्तंभाकार भी हो सकता है और घनाकार भी हो सकता है, ये वाला या ये वाला। दिख रहा है आपको? संरचना कैसी होती है इसकी? तो आपको बताया मैंने, स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं के ऊपरी सिरे पर बाल जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। आपको दिख रहा होगा ये वाला। देख रहे हैं इसमें हल्के-हल्के बाल निकले हुए हैं छोटे-छोटे। इसी को सिलिया बोलते हैं या पक्षमाप बोलते हैं। कहाँ इसका स्थान क्या होता है और कार्य क्या होता है? तो ये श्वास नली आपको दिख रहा होगा ये श्वास नली है। तो श्वास नली और अंडवाहिका में पाई जाती है। पक्षमाप की गति श्लेष्मा और कोशिकाओं को एक निश्चित दिशा में आगे धकेलती है। ठीक है? तो ये आपके पास है अलग-अलग प्रकार के उपकला। उम्मीद आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है? आगे आपके पास है संयोजी ऊतक क्या होते हैं? तो पहला हमने बात करी उपकला पर। दूसरा है संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो संयोजी ऊतक जो होते हैं, जंतुओं के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक है। मतलब सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो संयोजी ऊतक होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं को आपस में जोड़ना हो गया और उन्हें सहारा देना, आच्छादित करना मतलब ढक के रखना और सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है? तो ये होते हैं संयोजी ऊतक। मतलब ये एक तरीके से शरीर को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है? विशेषताएं क्या होती है इसकी? तो विशेषताएं क्या होंगी? कोशिकीय व्यवस्था, मतलब इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित होती हैं। तो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी ना होकर एक निर्जीव अधात्री में धसी होती है। अधात्री का मतलब हो गया मैट्रिक्स जिसे बोलता है, मतलब ऐसा कोई बॉक्स होगा, ऐसे ऐसा बॉक्स होता है, इसमें धसी होती है इसकी कोशिकाएं ऐसे करके। ठीक है? अब ये लिखा हुआ इसमें अधात्री मतलब मैट्रिक्स। यह द्रव जेलीनुमा और कठोर हो सकता है। ऊतक का कार्य उसकी अधात्री की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। मतलब ये द्रव में भी होता है, द्रव के आकार का भी हो सकता है, जेलीनुमा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, जैसे आपको बताया मैंने ये। ठीक है? उसके बाद आता है तंतु, फाइबर जिसे बोलते हैं। तो अधिकांश संयोजी ऊतकों में प्रोटीन से बने तंतु पाए जाते हैं जो मजबूती और लचीलापन प्रदान करते हैं। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं उसमें तंतु होते हैं, मतलब तंतु उसमें होते हैं, अधात्री होती है और कोशिकीय अवस्था किस प्रकार होती है उस पर हमने चर्चा करी। ठीक है? आगे इसमें संयोजी ऊतक के प्रकार, संयोजी ऊतक के मुख्य कौन कौन से प्रकार होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ जैसे पहला तरल संयोजी ऊतक। आपको दिख रहा होगा तरल संयोजी ऊतक, मतलब जो तरल में होता है, मतलब तरल का मतलब होता है लिक्विड, पानी टाइप का होता है। ठीक है? तो पहला इसमें है ब्लड, रक्त। तो आपको दिख रहा होगा जो इसकी संरचना होती है, इसमें एक तरल अधात्री होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोला जाता है इसे? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और पट्टिकाएं जिसे प्लेटलेट बोलते हैं। ये तैरते रहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये है, ये मान लो रक्त का घटक है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये होता है प्लाज्मा। इतना जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा ये होता है प्लाज्मा। ठीक है? और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये निर्मित तत्व होते हैं जो भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे लाल रक्त कणिका हो गया, श्वेत रक्त कणिकाएं होंगी और विषाणु हो गया। तो ये होते हैं इसके घटक। कार्य क्या होता है इसका? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे हुए हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों को पूरे शरीर में संवहन करता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आरबीसी होता है जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है? जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इन्हें हमारे शरीर का एक तरीके से सिपाही कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर से जितने भी वायरस होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, जीवाणु होंगे, इन्हें अपने जैसे ही हमारे शरीर में घुसते हैं तो ये उनसे लड़ाई करते हैं और उन्हें शरीर से बाहर कर देते हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इन्हें बोला जाता है हमारे शरीर के सिपाही। ठीक है? और जो पट्टिकाएं हैं इनका काम क्या होता है? तो जब भी हमारा कोई अंग कट जाता है तो उससे खून निकलने लगता है, मतलब रक्त बहने लगता है। तो वो रक्त बहुत देर तक ना बहे
तो वो जम जाता है। तो किसकी वजह से जमता है वो? रक्त का थक्का बन जाता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स की मदद से, ठीक है, जिसे हम पट्टिकाएँ बोलते हैं। तो कार्य बता दिया मैंने आपको, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या पचे हुए भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को पूरे शरीर में संवहन करना। उसके बाद होता है लसिका। लसिका क्या होता है? तो इसकी संरचना होती है, ये रंगहीन द्रव जिसे लाल रक्त कणिकाएं नहीं, मतलब जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, मुख्यतः श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो जो लसिका होती है इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या होगा? तो ये संक्रमण से रक्षा करता है हमारे शरीर की, और वसा का परिवहन करता है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास तरल संयोजी ऊतक में रक्त और लसिका। आगे इसमें है कंकाल तंत्र या कंकाल ऊतक, स्केलेटन, स्केलेटल टिश्यू जिसे बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा ये पूरा, ठीक है। तो ये किससे बना होता है? तो पहला होता है अस्थि, जिसे बोलते हैं हम बोन, आपको दिख रहा होगा ये वाले, ये सारे अस्थि हैं, दिख रहे हैं सारे, ठीक है। तो संरचना कैसी होती है? तो ये बहुत कठोर और मजबूत होते हैं। आपको पता है आपके शरीर में सबसे कठोर कौन होता है? अस्थियां होती है, हड्डियां होती है, हड्डी से बोलते हैं हम। किससे बने होते हैं? तो इनकी जो अधात्री होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के यौगिक से बनी होती है। कार्य क्या होता है? तो शरीर को ढांचा प्रदान करता है। आपके जो शरीर का ढांचा है, या आप किसी भी जंतु के शरीर का अगर ढांचा देखते हो तो वो बोन मतलब अस्थि से बना हुआ है। आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और पेशियों को सहारा देकर गति में मदद करता है। तो ये काम होता है आपके अस्थियों का, ठीक है। उसके बाद होता है उपास्थि। उपास्थि मतलब होता है कार्टिलेज जिसे बोलते हैं। उपास्थि मतलब हो गया, ये ऐसी अस्थि होती है जो बहुत लचीली होती है, जैसे आपके कान में पाया जाता है, आपके नाक में पाया जाता है, तो वो उपास्थि बोला जाता है इसे। संरचना कैसी होती है? तो इसकी अधात्री में प्रोटीन और शर्करा होते हैं, जिससे यह लचीली और मुलायम होती है। स्थान और कार्य, तो ये नाक हो गया, कान हो गया, श्वास नली हो गया, और अस्थियों के जोड़ों पर पाई जाती हैं, जहां यह जोड़ों की सतह को चिकना करती हैं या चिकना बनाती है। तो आपको दिख रहा होगा ये अस्थियां हैं, ये अस्थियां हैं, अस्थियों की संधियां हैं, और ये उपास्थि है, मतलब ये जो एक कान का इसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो ये होते हैं उपास्थियां। उसके बाद आपके पास है बंधक ऊतक, जिसे फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक होता है स्नायु और एक होता है कंडरा। स्नायु मतलब हो गया लिगामेंट, तो अत्यंत लचीला और मजबूत ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। बहुत बार एग्जाम में आता है अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो होता है स्नायु। और जो कंडरा होता है मजबूत लेकिन कम लचीला ऊतक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो एक कंडरा, ये वाला कंडरा है, ये वाला, और ये स्नायु है, दिख रहा इस वाले में। तो ये हो गया स्नायु और एक हो गया कंडरा। अब उसके बाद है प्रकीर्ण और वसामय ऊतक। एरियोलर ऊतक क्या होते हैं? तो इनका स्थान होता है, ये त्वचा हो गया, पेशिकाओं के बीच, रक्त वाहिकाओं व तंत्रिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। मतलब ये त्वचा हो गया, लगभग हर जगह पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो ये अंगों के खाली स्थान की जगह को भरता है, ठीक है। मतलब अगर जो भी अंग हमारे होते हैं तो उसमें जो भी खाली स्थान होता है तो उसे भरने का काम कौन करता है? एरियोलर ऊतक करता है। आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो ये होता है एरियोलर ऊतक। एक होता है इसमें वसामय ऊतक। ये क्या होता है? देखो इसकी संरचना होती है, क्योंकि वसामय इसके नाम से पता चल रहा है, तो वसा की गोलिकाओं से भरी कोशिकाओं से बना होता है। और इसका जो सबसे मतलब जो मुख्य काम होता है और स्थान होता है, तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच स्थित होता है। और पहला तो ये वसा का संग्रह करेगा, और दूसरा ये ऊष्मा कुचालक का कार्य करके शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर से जो अंदर की गर्मी होती है, या हमारे शरीर का जो तापमान होता है, उसे न तो ज़्यादा गिरने देता है और न ही ज़्यादा बढ़ाता है। तो उसे रोकने का काम करता है वसामय ऊतक। आई बात समझ में? तो आपको समझ आया होगा एरियोलर ऊतक क्या होता है और वसामय ऊतक क्या होता है। फिर आता है इसमें
पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या होता है? पेशीय ऊतक शरीर में जो गति होती है और संचलन के लिए उत्तरदायी विशेष ऊतक है। मतलब हमारे शरीर में जो भी हम गति करते हैं या हिलना-डुलना जो भी होता है, वो पेशीय ऊतक से होता है। यह लंबी, पतली और धागे जैसी कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें पेशी तंतु कहा जाता है। किससे बनी होती है? लंबी, पतली और धागे जैसी कोशिकाओं से बना होता है। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। ठीक है? इस प्रोटीन में संकुचन और प्रसार के कारण ही शरीर और आंतरिक अंगों में गति संभव हो पाती है। मतलब जो ये प्रोटीन होता है, ये सिकुड़ता भी है और इसका प्रसार भी होता है, और इसी की वजह से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में गति संभव हो पाती है। ठीक है? तो ये है हमारे पास पेशीय ऊतक। अब ये पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास है कंकाल या ऐच्छिक या रैखिक पेशी से बोलते हैं हम। संरचना कैसी होती है इसकी? तो ये कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, असान्वित मतलब शाखाएं नहीं होती इसमें, और बहुकेंद्रिकी मतलब एक से अधिक केंद्रक इसमें होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रही है, ये पट्टियां, ये इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है? नियंत्रण क्या होता है? तो ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसीलिए इसे ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं। स्थान और कार्य क्या होता है इसका? तो ये जैसे हड्डियां कंकाल से जुड़ी होती हैं, कैस कहाँ-कहाँ? तो हाथ हो गया, पैर हो गया, गर्दन की पेशियाँ होगी। इनका मुख्य कार्य चलने-फिरने और शारीरिक गति में मदद करना होता है, और ये बहुत जल्दी थक जाती है, तो इन्हें आराम की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा, जैसे अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हो, जैसे जिम करते हो, भागते हो, तो कुछ टाइम के बाद आपको थकान लग जाती है, तो वो यही पेशियाँ होती हैं, या रेखित हो गया या ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। ठीक है? और तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इसकी संरचना होती है। तो कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके जो दिख रहे होंगे बाइसेप्स, हाथों में पाए जाते हैं या पैरों में भी पाए जाते हैं। दूसरा हो गया चिकनी, अनैच्छिक या अरैखित पेशियाँ इसे बोलते हैं। ठीक है? ये इनवॉलंटरी होती हैं। इसका मतलब हो गया, अनैच्छिक का मतलब हो गया कि ये हमारे हाथ में नहीं होती है इनका कार्य करना। संरचना कैसी होती है? तो ये कोशिकाएं लंबी, दोनों सिरों से नुकीली और एक केंद्रीय होती हैं। इसमें कोई पट्टियां या धारियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा ये इस प्रकार की होती है। दिख रहा? नियंत्रण क्या होता है? तो ये स्वतः मतलब अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं। इन पर हमारी चेतना का नियंत्रण नहीं होता है। मतलब ये हुआ जैसे आपने खाना खाया। अब अगर आपने खाना खा लिया है, तो खाना आपकी आंतें या आपका जो पेट है, वो खाना पचाना शुरू करेगा। तो आपकी मर्ज़ी से तो नहीं करेगा, वो खुद ही काम करना शुरू कर देता है। तो ये उन्हें बोला जाता है अनैच्छिक कार्य। ठीक है? स्थान और कार्य क्या होते हैं? तो आहार नाल, रक्त वाहिकाओं, आमाशय, गर्भाशय और आँखों की पुतली में पाई जाती हैं। यह भोजन के आगे खिसकने और रक्त वाहिकाओं के फैलने सिकुड़ने में मदद करती हैं। तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम अरैखिक अरैखित पेशी या अनैच्छिक पेशी। ठीक है? और तीसरा होता है हृदय पेशी से बोलते हैं। संरचना कैसी होती है? तो ये बेलनाकार हो सकती है, शाखित हो सकती है, मतलब शाखाएं इसमें होती हैं, और ये एक केंद्रीय होती हैं। इनमें भी हल्की धारियां पाई जाती हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो हल्की धारियां इससे पाई जा रही हैं। नियंत्रण, ये पूरी तरह से अनैच्छिक पेशी होती है, जो जीवन भर बिना थके निरंतर कार्य करती हैं। आपने देखा होगा, जो आपका हृदय होता है, वो जीवन भर धड़कता रहता है, उसके मतलब वो कोई आराम नहीं करता है। अगर इसने आराम कर दिया, तो आपका शरीर हमेशा के लिए आराम करना शुरू कर देगा। तो ये होती हैं हृदय पेशियाँ। स्थान और कार्य क्या होते हैं इसके? तो ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। इसका मुख्य कार्य जीवन भर लयबद्ध रूप से संकुचित और प्रसारित होकर पूरे शरीर में रक्त पंप करना होता है। ठीक है? तो आपने देखा होगा, जब भी आप अपने हृदय पे हाथ लगाओगे, तो धक-धक करता है, तो वो इसीलिए करता है वो। ठीक है? क्योंकि वो निरंतर कार्य कर रहा होता है। आगे हमारे पास है
तंत्रिका ऊतक जो चौथा ऊतक है। शरीर का वह मुख्य ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों के बीच संदेशों और संकेतों के आदान प्रदान तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अगर हमारे शरीर में कोई भी हलचल होती है तो हमारे दिमाग तक जो संदेश पहुंचाता है वो तंत्रिका ऊतक का काम होता है। मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये तंत्रिका कोशिका है और इसका नाम है, इसे बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं हमसे? न्यूरॉन बोलते हैं, याद रखना से। और ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब तंत्रिका ऊतक की, तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये टहनियाँ आपको दिख रही होगी, इसे बोलते हम द्रुमिका। इसके बीच में एक काला काला आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हम केंद्रक। यहाँ पे जो खाली स्थान है इसे बोलते हम कोशिकाकाय। और जो ये लंबी पूंछ आपको दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होता है तंत्रिकाक्ष। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है और इसके बीच में एक स्थान होता है, गैप होता है, इसे बोलते हम सिनेप्स। सिनेप्स, ठीक है। और इसके बाद दूसरी तंत्रिका शुरू हो जाती है यहाँ से आगे, इस तरीके से, ठीक है। तो काम कैसे करता है? तो सबसे पहले जो भी अ, हमारे शरीर में जो भी हलचल होती है या जो भी सेंसेशन होती है, उसे सबसे पहले यही रिसीव करता है, मतलब ग्रहण करता है। इसीलिए इसे ग्राही भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो जो दुर्मिका होती है वो संवेदना को ग्रहण करती है और यहाँ पर एक विद्युत आवेग बनाती है। वो विद्युत आवेग कोशिका काय से होते हुए ये तंत्रिका से होते हुए सबसे अंतिम भाग पर पहुंचता है। यहाँ पर जो विद्युत आवेग है ये रसायन आवेग में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है और ये साइनेप्स मतलब गैप को पार कर देता है। फिर पुनः जो रसायन वाला होता है, रसायन आवेग, वो पुनः किस में कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत आवेग में होता है। तो इस तरीके से ये मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंचता है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ग्राही की कार्यप्रणाली, मतलब क्या कार्यप्रणाली होती है इसकी? सूचना का उपार्जन। जब कोई उद्दीपन, उद्दीपन मतलब हो गया गर्म वस्तु को स्पर्श करना हो गया या कोई गंधीय स्वाद हो गया, ग्राही के संपर्क में आता है। ग्राही मतलब द्रुमिका जो आपको बताया था मैंने। तो तंत्रिका कोशिका का द्रुमाकृतिक सिरा, मतलब जो ये सिरे की बात हो रही है, इन सिरों की बात हो रही है, इस सूचना को उपार्जित कर देता है, मतलब ग्रहण कर देता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत आवेग का निर्माण होता है। ये एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से ग्राही तक सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद संवहन होता है। यह विद्युत आवेग द्रुमिका से कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष में होता हुआ तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंचता है। उसके बाद सिनेप्स जो आपको बताया था मैंने, एक्सॉन के अंतिम सिरे पर पहुंचकर विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन सिनेप्स मतलब जो अंतर्ग्रथन होता है के रिक्त स्थान को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में पुनः विद्युत आवेग प्रारंभ करती है और ये संदेश केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब या तो मस्तिष्क को या मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। तो ये होती है इसकी कार्य प्रणाली। आई बात समझ में? उसके बाद आपके पास है, ये नया टॉपिक इस साल ऐड हुआ है, संधि या जोड़, जॉइंट। तो जहां दो या दो से अधिक अस्थियां आपस में मिलती है उसे बोलते हैं हम संधि। जॉइंट आपने देखा होगा, जोड़ जहां पे होता है आपके शरीर में। संधियों के कारण ही कंकाल में गति संभव हो पाती है। अगर आप अपना हाथ हिला पा रहे हो, पैर हिला पा रहे हो, तो इन संधियों की वजह से ही होता है। अब गति की सीमा के आधार पर इन संधियों को मुख्य रूप से तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है अचल संधि। ऐसी संधि जो चल नहीं सकती है। विशेषता क्या होती है इसकी? यह जोड़ों पर अस्थितियों के बीच कोई गति नहीं होती है। मतलब इन जोड़ों पर अस्थितियों के बीच कोई गति नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे खोपड़ी हो गया या कपाल की अस्थियों के बीच की संधियां। तो जो आपके सर होता है या आपकी खोपड़ी होती है, उसमें जो भी अस्थियों के बीच में संधियां होती हैं उसमें कोई भी गति नहीं होती है, तो उसे बोलता हम अचल संधि। दूसरा होता है आंशिक रूप से चल संधि। मतलब ये थोड़ा बहुत मूव करती है, थोड़ा बहुत चलती है। विशेषता क्या होती है? इनमें सीमित गति
की अनुपति इनमें सीमित गति की अनुमति होती है। अस्थियों के बीच उपास्थि की गद्दी होती है, मतलब जो कार्टिलेज होता है, ठीक है। जैसे मेरुदंड की कोशिकाएं के बीच के जोड़, आपने देखा होगा जो आपकी जब आप नीचे को झुकते हो तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उनके बीच में हल्का सा जो गैप होता है, इसकी वजह से आप थोड़ा बहुत अपनी कमर को हिला पाते हो, ठीक है। और तीसरा होता है पूर्णतः चल संधि। इन संधियों में एक गुहा होती है जिनमें साइनोविलय जिनमें साइनोवियल द्रव भरा होता है जो घर्षण को कम करता है और गति के प्रकार के आधार पर ये निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया कंदुक खलिका संधि, जिसे हम बॉल और सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो इनकी संरचना कैसी होती है? तो ये एक अस्थि का गेंद जैसा गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी जैसे गड्ढे में फिट होता है। गति, तो ये जो गति करता है ये 360 मतलब सभी दिशाओं में गति करता है। उदाहरण के लिए आपके कंधे की संधि हो गई या कोले की संधि हो गई, आपको दिख रहा होगा, इनकी बात हो रही है। ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला या ये वाला, तो इन्हें बोलते हैं हम कंदुक खलिका संधि। तो आपको दिख रहा होगा ये जो एक बॉल है वो एक सॉकेट में फिट होता है अंदर, तो ये पूरा घूम सकता है, पूरा घूमता है, ठीक है। दूसरा होता है कोर संधि। कोर संधि क्या होता है? इसकी संरचना, तो ये दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है। दरवाजे पे आपने देखा होगा जो कब्जा लगा होता है उसकी तरह काम करता है। गति केवल एक ही तल दिशा में आगे पीछे गति संभव होती है, मतलब पूरा नहीं घूमता है, या तो आगे को घूमेगा या पीछे को। जैसे उदाहरण के लिए कोहनी आपकी हो गई, कोहनी को आप पूरा नहीं घुमा सकते हो, घुटने हो गए या उंगलियों के जोड़ हो गए, तो ये कौन से होते हैं? कोर संधि होती है। आपको दिख रहा होगा ये है कोर संधि, ये वाला, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। ये कोर संधि हो गया। तीसरा हो गया धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या होता है? इनकी संरचना बेलनाकार अस्थि दूसरी वलयाकार अस्थि के अंदर घूमती है, ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। गति ऊपर नीचे दाएं बाएं घूर्णन कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आपकी गर्दन या खोपड़ी का जोड़ हो गया, तो अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हो, तो वहां पर धुराग्र संधि होती है। आगे है विसर्पी या ग्लाइडिंग संधि। ये क्या होता है? तो संरचना कैसी होती है इसमें? इसमें अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। गति सीमित दिशाओं में फिसलने वाली होती है, जैसे कलाई हो गया या टखने की अस्थियों के बीच का हो गया। तो ये आपके पास विभिन्न प्रकार के जोड़, ठीक है। अब लास्ट है इसमें जो गति की कार्यप्रणाली कैसी होती है। तो अस्थियां स्वयं गति नहीं कर सकती, हमेशा, मतलब जो गति होती है वो हमेशा पेशी के संकुचन से उत्पन्न होती है। पेशियां हमेशा जोड़ों या युग्मों में काम करती हैं। जब पेशी सिकुड़ती है तो वह अस्थि को अपनी ओर खींचती है। उस अस्थि को वापस पुरानी स्थिति में लाने के लिए उसकी विरोधी पेशी सिकुड़ती है और पहले पेशी शिथिल हो जाती है, ठीक है। जब उदाहरण के लिए जैसे हाथ को मोड़ते समय जो बाइसेप्स सिकुड़ता है और ट्राइसेप्स फैलता है, तो मतलब सिंपल सा ये है, जो कार्य प्रणाली होती है, तो जो हड्डियां हैं वो अकेले स्वयं गति नहीं कर सकती हैं, तो उसके लिए क्या होता है? पेशियों का संकुचन जरूरी होता है। जब एक पेशी सिकुड़ेगी, दूसरी शिथिल होगी, तो तभी दूसरी हड्डी, मतलब जो हड्डी है या जो अस्थियां होती है उनमें भी गति संभव है, ठीक है। तो ये था आपके पास जंतु ऊतक और उससे जुड़ी हुई सारी बातें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।